मेरे बालों का जो शाइन। गुड आफ्टरनून। आप सभी को ऋतु का नमस्कार। वेलकम टू फिल द फॉर्म। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। सबका वेलकम है, आपको फिल द फॉर्म पे सबका बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स। प्लीज आपको सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। हमने जो कल की टॉपिक डिस्कस की थी, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज का भी क्लास जो होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही हो तो एक बार आप जरूर कंफर्म कर देना। तो सब लोग जल्दी ज्वाइन हो जाएं। मैं 2-3 मिनट वेट करना चाहती हूँ सबका। सभी लोग आ जाएं तो फिर हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि हम आगे की क्लास को स्टार्ट कर सके। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? सभी लोग जल्दी आ जाइए, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाइए मुझसे। जो लोग ज्वाइन होते जाएं वो अपना थंब साइन मुझे जरूर बताएं कि वो लोग मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। चलिए, तो तब तक हम आगे की बात करते हैं जो हमारा आगे है। ये आप मुझे फिल फॉर्म पे देख रहे हैं। मैं रितु, आपकी सीडीपी टीचर हूँ। और मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जो हमारी फर्स्ट पेज देख रहे हैं वो है यूजीसी पेपर की जो तैयारियां इस पे कराई जा रही हैं वो भी कराई जा रही हैं। और जो गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं, न्यूज आते हैं, जो भी वैकेंसीज फॉर्म्स जो भी एग्जाम के होते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप फिल फॉर्म के ऐप पे जाकर वहाँ से अधिक जानकारी को ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हम चलते हैं, हमारे जो टीजीटी पीजीटी की बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इसकी प्रिपरेशन आपकी 15 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है। जीके है, एसएसटी है, मैथ्स है, जीके है। तो आपको जितने भी कोर्सेज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, यहाँ पे सारे क्लासेस आपको टाइम अकॉर्डिंग शेड्यूल हुआ है। 8 PM पे जैसे आपको मिलता है करंट जीके है, 9 AM आपका एसएसटी है, 10 AM आपका मैथ्स है, 12 PM जीके है, और 1 PM आपकी जर्नल इंग्लिश है, और 1 PM आपकी संस्कृत है, 3 PM सीडीपी है, 4 PM रीजनिंग है। ठीक है, और 5 PM आपकी साइंस है, 6 PM इन्वायरमेंटल साइंस है, और 7 PM आपकी कंप्यूटर है, और 10 PM आपको जर्नल हिंदी मिल रही है। मतलब फुल कोर्स की आपको यहाँ पे तैयारी के जो भी बच्चे एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोग इसको ज्वाइन हो जाइए और इस क्लास का पूरा फायदा लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी सीटेट की बैच है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, और ये भी हमारी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपके जितने सब्जेक्ट्स के पेपर्स जो एग्जाम में आते हैं वो सबकी तैयारी कराई जा रही है। तो ये 9 AM से स्टार्ट होती है और आपकी 10 PM तक हिंदी की जो क्लास है वहां तक चलती है। ठीक है, तो जो भी सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल है। तो जो भी जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, आप उसकी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं।
और आपकी भी जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप उस क्लास में जाके पूछ सकते हैं, वो ले सकते हैं। ऐसे तो कोई आपको बताने वाला है नहीं, बुक्स से आप कितना पढ़ेंगे, लेकिन क्लासेस में जब आप जाएंगे तो अपने जो भी डाउट्स है उसको बता के आप क्लियर कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को लेना भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, कभी कभी हमें किसी के बातों को भी सुन के उससे उससे ज्ञान लेना चाहिए कि वो क्या क्या चीजें बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता चल जाए किसी चीज के बारे में। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपके वो सब बहुत सारे डाउट्स ऐसे जो होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि हम जाके कहाँ पूछे, किससे लें, कुछ बातें छोटी टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है, तो वो सब के लिए आप जाकर क्लासेस में आप अपने डाउट्स जो भी हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो अभी जल्दी जल्दी सब सब जुड़िए मुझसे ताकि मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकूं। तो जो लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं वो अपना नाम भी डालते जाइए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मुझसे जुड़ रहे हैं। ठीक है। कल जो हमने टॉपिक सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस की थी वो थी जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है कोहलबर्ग एंड का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग जी जो थे ये जीन प्याजे जी से बहुत प्रभावित थे, फिर इन्होंने अपनी थ्योरी लेकर आए जो नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। तो आज हम कोहलबर्ग जी को पढ़ेंगे। कोहलबर्ग जी ने किस पे दिया था? नैतिकता पे अपना सिद्धांत, नैतिक विकास पे अपना सिद्धांत दिया था। इसके अंदर हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि कोहलबर्ग जी ने अपने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो किस तरह डेवलप किया, किस के बेसिस पे डेवलप किया। फिर है कि नैतिक विकास क्या होता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले तो जानना जरूरी है कि जिस टॉपिक को हम क्लियर करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको उससे क्या समझते हैं। तो इस थ्योरी को जिन्हें दिया उनका पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है। और जो इनका जन्म हुआ था वो 25 अक्टूबर 1927 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था और ये यूएसए के थे। ठीक है। वहां से बात करते हैं हम नैतिक विकास की। ठीक है। नैतिक विकास क्या है? तो कोहलबर्ग जी ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जो इस बात पर आधारित था कि बच्चे में नैतिकता का विकास और नैतिक तर्क कैसे विकसित होता है। ठीक है। कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर तुरंत मॉरलिटी नहीं आती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो अपने समाज से जो भी चीजें मानक होती हैं, जो उसके नियम होते हैं, उसके कानून होते हैं, उसको वो सीखता है और उस बेसिस पे वो निर्णय लेने की कोशिश करता है कि क्या हम ये चीज गलत है और क्या चीज गलत है, यानी हमें अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति कौन सा व्यवहार करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, यानी कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और उसके बेसिस पे जो हम निर्णय लेते हैं किसी क्रिया को करने के लिए वो होता है हमारा नैतिक तर्क। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो कोहलबर्ग जी का कहना था कि जो नैतिक विकास है वो क्या होता है, बालक में नैतिक विकास जो पाया जाता है वो एक बच्चा, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर मॉरलिटी नहीं होती है। 0 to 4 ईयर उनके अंदर कह सकते हैं मॉरलिटी नहीं होती है कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, इन्हें वो चीजों का ज्ञान नहीं होता है। पर जैसे वो अपने बाहर के दुनिया से, समाज से कांटेक्ट होता है उनका, वो जानने लगते हैं कि हाँ, क्या चीज करना उचित है तो क्या चीज अनुचित है, हमें अपना व्यवहार कैसे करना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए लोगों के प्रति और हमारे समाज के प्रति। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसकी मॉरलिटी 0 मानी जाती है, क्योंकि वो जो भी होता है आत्म केंद्रित होता है, उसे जो अच्छा लगता है वो वही करना चाहता है, वही चीज सीखता है। पर लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ता है, वो इंटरेक्शन जब लोगों के बीच में और ज्यादा बढ़ने लगता है तो उनको पता चलता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो वो उस बेसिस पे किसी चीज को करना, अपने व्यवहार को परिवर्तन लाते हैं, उस तरह का व्यवहार करना शुरू करते हैं। उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो किसी चीज को सोचना समझना, अपना लॉजिक देना और उसके बेसिस पे जो व्यवहार करते हैं वो हमारा होता है नैतिक तर्क। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है, कोहलबर्ग जी का जो सिद्धांत था, उन्होंने इसे 3 लेवल्स में बाँटा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत से पता चलता है कि नैतिक विकास 6 चरणों की एक श्रृंखला होती है। जो भी उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए थे और उसमें 6 स्टेजेस की बात की थी। मतलब हर लेवल में 2 स्टेज की बात करी थी। इसलिए इन्होंने नैतिक विकास के 6 चरण की एक श्रृंखला बताया। सिद्धांत का सुझाव क्या था कि इन्होंने 2 चीजों के बेसिस पे लिया, एक नैतिक तर्क को बनाया और न्याय की मांग को बनाए रखने के लिए स्वकेंद्रित, और एक इन्होंने टॉपिक अपने अंदर लिया, वो क्या था, नैतिक दुविधा। ठीक है, ये 2 चीजें थी। फिर आगे बढ़ते हैं। नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अन्य लोगों के प्रति उचित दृष्टिकोण और व्यवहार को विकसित करते हैं। समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों, नियमों और के आधार पर वो अपने व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि जो भी बच्चा जो बड़ा होता है, तो जैसे जैसे उसकी परिपक्वता बढ़ती है उसके उम्र के साथ, तो वो क्या करता है कि वो उसको समझ में आता है कि हमारा जो व्यवहार है वो गलत है या सही है, हमें किस तरह का व्यवहार करना है और हमें दूसरों के प्रति अपना एटीट्यूड कैसे रखना है। और ये सब किस पे ना आधारित होते हैं, हमारे समाज के कुछ मानदंड होते हैं, नियम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो इन चीजों को रियलाइज करता है और कैटेगराइज करके फिर वो अपने व्यवहार को परिवर्तित करके सही और गलत में फर्क करके अपनी अपनी नैतिकता का विकास करता है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि नैतिक विकास से तात्पर्य क्या है, जिस तरह से हम सही और गलत को अलग करते हैं। मतलब नैतिक जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नैतिक विकास जो होते हैं उसका एक स्टैंडर्ड होता है, एक नॉर्म्स होता है। उसके बेसिस पे बच्चा क्या कर रहा है, सही और गलत को पहचानता है कि हाँ, जो हमारे समाज में जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बने हैं, उसका जो एक मापदंड है, उसके आधार पे उन चीजों को फर्क करना सीखता है कि हाँ, जो हमारे समाज के में जो हम व्यवहार करते हैं, कौन सा व्यवहार हमारा उचित है और कौन सा व्यवहार हमारा अनुचित है। इस बेसिस पे वो उन चीजों को अलग करना सीखता है, जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है। बहुत छोटे बच्चों में ये मैच्योरिटी नहीं होती है, बट वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी जो मैच्योरिटी बढ़ती है, तो वो इन चीजों को समझने लगते हैं। और एक छोटे बच्चे में जाहिर सी बात है कि एक बड़े की अपेक्षा जो ये नैतिकता होगी वो कम होगी, क्योंकि जो बड़ा है उसकी जो नैतिक विकास है वो पूरी तरह से हो चुका है, और जो बच्चा है अभी वो परिपक्व हो रहा है, अपने सोशल से समाज से इंटरेक्ट हो रहा है, अभी वो चीजों को सीख रहा है, जान रहा है, उन मानदंडों को परख रहा है। फिर वो उस बेसिस पे चीजों को निर्णय लेना सीखता है कि हाँ, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को? चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया, नैतिक दुविधा या हम कह सकते हैं मॉरल डिलाइमा। ठीक है, इसका एक स्टोरी बेसिस पे इन्होंने किया। ये जो भी अध्ययन अपना करते थे छोटे छोटे स्टोरीज के बेसिस पे, उसके आधार पे ये अपना अध्ययन पूरा करते थे। ठीक है, तो उन्होंने इसमें 2 चीजों को इंक्लूड किया, एक होती है नैतिक दुविधा और दूसरा होता है हमारा नैतिक तर्कणा, या कह सकते हैं मॉरल रीजनिंग। ठीक है, तो इस चीज को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इन्होंने जो अपनी ये थ्योरी डेवलप की थी वो किस स्टोरी के बेसिस पे की थी। ठीक है, तो इनकी जो स्टोरी जो फेमस है वो हेंज स्टील द ड्रग्स। जो हेंज नामक का व्यक्ति है वो एक दवाई को चुराता है, उसके आधार पे इन्होंने अपनी जो ये थ्योरी है इसको डेवलप किया। हेंज नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत ही गरीब था। उसकी जो पत्नी थी वो एक ऐसे डिजीज से लड़ रही थी कि उसको केवल एक दवा जो थी वही उसको बचा सकती थी। डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया कि ये दवा जब आएगी तो ही उसकी पत्नी की जान बच सकेगी। तो हेंज जो था वो केमिस्ट के पास गया, वो जो उस बीवी को बचाने के लिए जो दवा थी जो वाइफ को उसको बचा सकती थी वो उस केमिस्ट के पास ही थी। और वो जितना उस दवा का दाम लगाया था उससे वो उसने
कई ज्यादा 3-4 गुना ज्यादा पैसे की डिमांड करी। तो हेंज वो उसके लिए वो उतना पे नहीं कर सकता था। उसने उस व्यक्ति से बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे दवा दे दो, मेरी बीवी की जान बचानी है, आप इसके बदले मुझसे बाद में धीरे धीरे पैसे लेते रहना या फिर आप कुछ करा लेना, पर अभी मेरी पत्नी की जान बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप वो मुझे दवा दे दो। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे क्या था, हेंज के लिए एक दुविधा वाली स्थिति थी कि वो अपनी पत्नी की जान कैसे बचाए, क्या करे कि उसकी पत्नी की जान बच सके, और वही एक था मात्र उसका रास्ता कि उस दवा से ही उसकी पत्नी की जान बच सके। तो उसने क्या किया कि उस केमिस्ट की दुकान पे गया और उसने वहां पे उसके दुकान से उस दवा को चुरा लिया। ठीक है, इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लोगों को पार्टिसिपेट कराया, बच्चों को कराया, और उसमें उन्होंने देखना चाहा कि बच्चे जो इनका जो मॉरल डेवलपमेंट है ये किस तरह होता है। वो इस चीज पे जो प्रश्न उन्होंने रखे कि बच्चे इस प्रश्न का जवाब क्या देते हैं। उनका ये नहीं था कि जो हेंज ने किया वो गलत था या सही था। उनका मेन था कि बच्चे जो रीजन देते हैं, जो उसके पीछे तर्क लगाते हैं कि उसे दवा चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी, उसके पीछे ये तर्क क्या देते हैं, इस बेसिस पे उन्होंने अपनी ये थ्योरी को डेवलप किया। तो ये जो फेमस है इनका हेंज हेंज के ही कहानी पे इन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप किया, और अलग अलग जो बच्चे हैं उनसे लेकर उनके कुछ क्वेश्चंस दिए और वो उस प्रश्नों को पूछा। उसके आधार पे इन्होंने जो अपनी थ्योरी के 3 लेवल्स में बांटे। जब भी लेवल की बात हो तो ये कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को 3 लेवल में बांटे, और जब स्टेजेस की बात हो तो इन्होंने 6 स्टेजेस में बांटे, मतलब हर लेवल को 2 स्टेज में बांटे। यहाँ तक क्लियर है बात आपको? तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो मैं जैसा मैंने आपको बताया कि कोहलबर्ग का सिद्धांत 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित है। नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर में 2 चरण होते हैं, और कोहलबर्ग जी प्याजे के सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उसी के आधार पे इन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो प्याजे जी का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचता। जो बच्चा होता है वो संज्ञान का जो सबसे हाई लेवल होता है वहां तक नहीं पहुंचता। वैसे ही कोहलबर्ग जी का मानना था कि जो व्यक्ति होता है वो नैतिक विकास के जो सबसे हाई लेवल पे जाता है वहां तक बहुत कम लोग ही पहुंचते हैं। 2 से 3% लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं, जो बिल्कुल नैतिक विकास, जो उनके खुद के आंतरिक विकास पे जो तर्क देते हैं उसके आधार पे ऐसे लोग बहुत कम ही पहुंचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे चल के सारे लेवल्स के डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है बात आपको? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज अपना नाम डालते जाएं ताकि मुझे पता चले कि मुझसे कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोहलबर्ग ने जो 6 स्टेजेस दिए थे वो क्या थे? रूल्स एंड फिक्स एंड एब्सोल्यूट, जजिंग एक्शन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, मतलब उसकी अपनी क्या आवश्यकता है, कंफर्मिंग एंड बीइंग नाइस, रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी, कंसीडरिंग इंडिविजुअल राइट्स, एथिक्स प्रिंसिपल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसको हम आगे चल के विस्तार में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट लेवल हमारा आता है वो क्या आता है? प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, यानी कि परंपरागत नैतिकता। इसको आप ज्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज कभी कभी डिफरेंट भी पूछी जाती है। इसको जैसे बोल सकते हैं पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। तो यहाँ पे मैंने पूर्व परंपरागत नैतिकता का दिया है, तो जो इंग्लिश का होगा वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, तो उससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यह जो एज होता है ये 4 से 10 वर्ष की मानी गई है। पूर्व परंपरागत नैतिकता नैतिक विकास की सबसे पहली अवधि है। ठीक है, यह 9 साल की उम्र तक रहता है। इस उम्र में बच्चों को निर्णय मुख्य रूप से रक्षकों की अपेक्षाओं एवं नियमों को तोड़ने के परिणामों का आकार लेते हैं। इसके भीतर 2 चरण होते हैं। जो पूर्व परंपरागत स्तर होती है ये पूरा बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड होती है? हम जो अपने एडल्ट से जो हमारे बड़े होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होती है कि उनसे हमें कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है। उसके बेसिस पे बच्चा जो होता है वो अपनी मॉरलिटी को
डेवलप करता है और उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है मेरी बात? यहाँ तक क्लियर हो गई है तो फिर हम मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, जो हमारा इसके अंदर है पूर्व परंपरागत नैतिकता यानी प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी के अंदर जो पहला हमारा आता है स्टेज वो होता है आज्ञाकारिता और सजा यानी ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट। नैतिक विकास आज्ञाकारिता और सजा के शुरुआती चरण विशेष रूप से छोटे बच्चों में आम होता है। ये स्पेशली किन एज के बच्चों में देखे जाते हैं? ये छोटे बच्चों में, जब बच्चे 4 to 10 ईयर के एज में होते हैं, ये उन लोगों में ये चीज होता है, ये ज्यादा देखा जाता है। लेकिन वयस्क भी इस प्रकार के तर्क को व्यक्त करने में सक्षम है, लेकिन बड़ों पे भी कुछ हद तक ये इसको होते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार इस स्तर के लोग नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखते हैं, मतलब जो भी उनका होता है वो फेयर उसमें देखते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। ये वाला लॉजिक चलता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो बेसिकली जो भी बिहेवियर करता है वो क्या होता है, सजा से बचने का एक तरीका होता है। जैसा कि आपसे ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट, अगर तुम ऐसी बात नहीं मानोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो बच्चा अगर जो भी एक थॉट होता है, जो भी एक चीज होता है कि हमें इनकी बातों का पालन करना है, नहीं तो इसके रिफ्लेक्ट में हमें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। मतलब जो भी बच्चे का होता है वो पनिशमेंट से बचने के लिए उसके डर से वो दूसरे की बातें कहता है, उसको करता है, उसके हिसाब से वो चलना शुरू करता है। जैसे कि कक्षा में अगर टीचर बोलती है कि अगर तुम साइलेंट नहीं रहोगे, कीप साइलेंट, नहीं तो आई विल बी पनिश यू, तो बच्चा क्या बोलता है कि मतलब वो क्यों शांत है, कि अगर उसने शोर किया तो उसको उसकी शिक्षिका या शिक्षक जो भी है वो उसको पनिश करेगा। तो इसमें मेन रूप से जो उसकी मॉरलिटी डेवलप होती है वो सीधे उसको पनिशमेंट से बचने के लिए, अगर मैंने ये गलत काम किया तो मुझे मार पड़ेगी, अगर मैंने मम्मी की बात नहीं सुनी तो वो मुझे मारेगी। तो जहाँ पे इसका जो भी बिहेवियर होता है वो क्या होता है, पनिशमेंट से बचने के लिए वो दूसरों को फॉलो करना शुरू करता है कि जो वो कहेंगे उनकी बातों को हमें फॉलो करके चलना है। क्लियर है यहाँ की बात आपको? तो इस स्टेज को क्या बोला गया, ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट, यानी कि सजा से बचने के लिए हमें दूसरों की बातों को सुनने और समझने का जो होता है, स्पेशली छोटे बच्चे ही करते हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये चीजें समझ में आ जाती है, हमें किसी को बार बार उस टोकना नहीं पड़ेगा। जब हम बड़े क्लासेस में कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो हमें शिक्षक को ये नहीं कहना पड़ता है कि शांत हो जाओ नहीं तो फिर मैं तुमको पनिश करूंगा। बच्चे खुद समझदार हो जाते हैं, उनकी जो मॉरलिटी होती है वो डेवलप हो चुकी रहती है कि नहीं हमारे क्लासेस चल रहे हैं तो हमें कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, वो मतलब ये चीजें सीख चुका होता है। ठीक है, तो ये जो एज इन्होंने बताया कि ये 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों में होता है। फिर इसी में दूसरी स्टेज हमारी आती है, क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। जैसे को तैसा, मतलब जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं आपके साथ करूंगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये वाला जो एज होता है, ठीक है, जैसे इसके मैंने जो फर्स्ट आपको बताया, इसको जो उन्होंने अपनी जो स्टोरी जिस पे डेवलप की थी उस पे उन्होंने बच्चों से जो क्वेश्चन किया, जो हेंज पे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हेंज को क्या करना चाहिए था, दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो दवा चुराएगा तो वो जेल में चला जाएगा। इसलिए उसको क्या करना चाहिए था, उस नियम को फॉलो करना चाहिए था, जो उन्होंने अपने जवाब में दिया। नेक्स्ट हमारा जो है व्यक्तिवाद या विनिमय, मतलब जो हम जैसा हम करेंगे इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। नैतिक विकास के व्यक्तिवाद और विनिमय चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोण के लिए करते हैं, मतलब जो भी वो चीजें करते हैं उसके बदले में भी वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर कार्यों को न्याय करते हैं। हेंज दुविधा में बच्चों ने तर्क दिया कि कार्रवाई का सबसे अच्छा कोर्स व विकल्प था जो हमें हेंज की जरूरतों को सबसे अच्छा पूरा करता है। पारस्परिक नैतिकता विकास में इस बिंदु पर संभव है, लेकिन केवल तभी जब वह अपने स्वयं के हितों के लिए पूर्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका कहना था कि जो हमारा ये होता है एज, बच्चे क्या करते हैं कि आप कोई भी चीज व्यवहार या क्रिया करते हैं उसके बदले में वो कुछ पाना चाहते हैं, मतलब कि जो वो चीजें करना चाहते हैं उसके बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट भी करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हो रही है?
अपनी रुचि को, मतलब कि जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, वो कोई कार्य तब करना चाहते हैं जब उसके बदले में क्या पाना चाहते हैं, रीइंफोर्समेंट। जैसे कि तुम ये काम कर दो, बच्चे से हम अक्सर बोलते हैं कि तुमने अगर 10 नंबर ला दिए, पूरे टेस्ट में फुल मार्क ला दिए, तो मैं आपको ये दूंगा। तो बच्चा वो ऐसा कोशिश करता है कि हाँ मैं लाऊंगा, लेकिन इसके बदले में भी मुझे चाहिए आपसे। तो वो क्या होता है, उसके अंदर एक चीज को पुरस्कार पाने की भावना जगती है कि मैं ऐसा चीज करूंगा। एक तरह से बच्चे के अंदर लालच पैदा किया जाता है कि आप कुछ अच्छा करो तो मैं आपके इसके बदले में कुछ दूंगा। इसीलिए इसे व्यक्तिवाद या विनिमय, मतलब एक्सचेंज करना, कि जो मैं कार्य करूंगा उसके बदले में मुझे भी कुछ रिइंफोर्समेंट मिले। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है लेवल, ये लेवल 2 है, परंपरागत नैतिक स्थिरता। अभी जो मैंने पिछले में बात की, उन्हें मैंने लेवल 1 की बात की थी, जो आपकी थी कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, और ये मैं पढ़ रही हूँ कन्वेंशनल मॉरलिटी। उसके अंदर मैंने 2 स्टेजेस बताए, आज्ञाकारिता और दंड का, और व्यक्तिवाद और विनिमय का। नेक्स्ट लेवल में हम चलते हैं कन्वेंशनल एंड मॉरलिटी, यानी परंपरागत नैतिकता। इसकी जो फर्स्ट होती है, नैतिक विकास की जो अगली अवधि होती है, ये 10 से 13 वर्ष मानी गई है। ठीक है, क्लियर है? इसमें जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, समाज के नियमों के अनुकूल कार्य करना चाहते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, जो ये नियम बनाए गए हैं, जो वो चीज बनाए गए, वो हमारे लिए बनाए गए, अच्छे के लिए बनाए गए हैं। वो किसी को देख के, जो अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, किसी को रोल मॉडल बनाकर वो उसके हिसाब से अपने आप को, व्यक्ति को देखने लगता है। वो उस चीज, उनके गुणों को अपने अंदर क्या करने लगता है, समाहित करना चाहता है, कि जो उनके गुण है वो हमारे अंदर समाहित हो जाए, हम भी उनके जैसे दिखे, हमें भी लोग उस तरह के रिस्पेक्ट और चीजों को दे, जो वो उस व्यक्ति को देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, नैतिक विकास की जो अगली अगली अवधि होती है, वो सामाजिक नियमों को स्वीकृति द्वारा चिन्हित किया जाता है कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है, नैतिक है। इस समय के दौरान किशोर या वयस्क अपने रोल मॉडल, जो भी उनके रोल मॉडल होते हैं, वो होते हैं, उनके द्वारा जो अच्छी चीजें सिखाई गई थी, वो उन चीजों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह वो दिखने और बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, अ, मेरी बात यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रही हो तो एक बार कंफर्म कर देना। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेज हमारा है, वो है क्या है, अच्छे पारस्परिक संबंधों का विकास। यानी कि बच्चे को क्या होता है कि उसके अंदर एक गुड इमेज की इच्छा होती है कि हम एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की के रूप में जाने जाएं। जैसा उन्होंने बोला कि क्या होता है, डेवलपमेंट गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अक्सर अच्छा लड़का या अच्छा लड़की के अभिविन्यास के रूप में माना जाता है। नैतिक विकास के पारस्परिक संबंध का यह चरण सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित होता है, कि जो भी हमारे नियम कानून जो बनाए गए हैं, हम उस पे सही फॉलो करें, उसके हिसाब से चले, जो हम अपने रोल मॉडल को जो लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से भी हमें भी वो चीजें मिले। मतलब जो अपना इमेज वो दूसरों के नजरों में दिखाना चाहते हैं, दूसरों से वो स्वीकृति पाना चाहते हैं, कि वो भी हमें इस रूप में देखें, सोचे, मतलब एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की के रूप में मुझे हमें इंगित करे। जो बच्चा ऐसा, उसकी सोच हो जाती है। अनुरूपता पे जोर दिया, अच्छा होने के नाते वह इस बात पर विचार किया जाता है कि विकल्प रिश्तों को वो कैसे प्रभावित करता है, कि हमारा जो अच्छा व्यवहार है वो दूसरों को भी अच्छा लगे, जो हम उनको कैसे प्रभावित करें, कि उनकी तरफ से जो हमें मिले वो हमको अच्छा रीइंफोर्समेंट मिले, कि बोले कि नहीं, जो ये लड़का है या लड़की है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर हमारा इसके आगे आता है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी लॉ एंड जो रूल्स जो होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स क्या होता है, यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित करता है कि जो सामाजिक व्यवस्था बनाई रखी जाए। जो नैतिक विकास इस चरण में लोग निर्णय लेते हैं, समय समाज समग्र रूप में मानना शुरू कर देते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अधिकार का सम्मान करके कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो क्या जानते हैं कि जो रूल और जो भी हमारे समाज में जो नियम बनाए गए हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और हमारे विकास के लिए, हमारे अच्छे के लिए बनाए जा रहे हैं। तो इन चीजों को पूरी तरह से समझने लगता है, जानने लगता है, और फिर क्या करता है, वो उनको
फॉलो करने लगता है, फॉलो करता है कि हाँ नहीं हमें ये चीज जो करना है हमें सही करना है। जैसे एक बच्चे के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, रेड लाइट जलने के बावजूद भी वो उस गाड़ी को लेकर जाता है और उसका उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो बच्चा समझ जाता है कि मेरे पिता ने जो नियम को तोड़ा उसकी पनिशमेंट इनको मिली है, इसलिए हमें कार्य नहीं करना चाहिए जो समाज के विरुद्ध हो, हमें उनको पालन करते हुए फॉलो करते हुए चलना चाहिए। तो जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी कर्तव्य हमें पालन करने के लिए दिए गए हैं, वो उनको पूरी तरह से अपने दिल जान से भी उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता है कि हम उसको ब्रेक ना करें। यहाँ पे जैसे हम उसकी हेंच की स्टोरी को ले लेना चाहिए था, जो लेवल 2 में, कि उसे क्या होना चाहिए था कि जो दवा है चुरा लेनी चाहिए थी। इसलिए चुरानी चाहिए थी। जैसा फर्स्ट में इसमें मैंने अच्छा लड़का लड़की के लिए जो दिया कि जो हेंच का उदाहरण दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था कि बच्चों ने जो आंसर दिया कि हेंच को जो है वो दवा चुरा लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसको अपनी बीवी के नजरों में क्या होना था, अपनी पत्नी की नजरों में अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर साबित होना था, इसलिए उसको दवा चुरा लेनी चाहिए थी। और यहाँ पे जो बच्चों ने दिया कि नहीं उसको नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि उसने एक नियम को ब्रेक किया, उसने चोरी की, चोरी करना गलत बात होती है, इसलिए यहाँ पे हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी। ठीक है, इस बेसिस पे उन्होंने ये सब चीजों को लेकर, स्टोरी को लेकर अपना जो डेवलपमेंट है वो इस थ्योरी को आगे बढ़ाया, इसलिए मैं बीच बीच में उसका एग्जाम्पल्स आपको देती जा रही हूँ, ताकि उस चीज को समझने में आपको फायदा हो, समझ में पूरी तरह से क्लियर आए बात। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेवल आता है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, यानी उत्तर परंपरागत नैतिकता। नैतिकता ये जो इनकी है ये थर्ड लेवल है, इसके अंदर भी दो स्टेजेस है। अभी हमने 4 स्टेजेस को बता दिया है, अभी जो हम चल रहे हैं अपनी थर्ड लेवल में चल रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो नैतिक विकास होता है, वो जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से एडल्ट हो चुका, एडोल्सन से 18 से प्लस में जाता है, तो उसकी जो मॉरलिटी है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, चीजों को अपने स्तर पे भी सोचने समझने की जो उसकी समझ होती है वो विकसित हो चुकी रहती है, वो पूरी तरह से अंडरस्टूड हो चुका रहता है कि हमारे सोशल समाज में जो कुछ भी नियम और कानून बनाए जा रहे हैं वो क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं, और उसको हमको कैसे फॉलो करना है। और उसके कुछ अपने राइट्स होने लगते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपने थिंकिंग को, अपने लॉजिक को रखता है, उस पे अपने विचारों को प्रदर्शित करता है, देता है, अपने निर्णयों को देता है। ठीक है, तो इस स्टेज पे चल के उन्होंने इसको 2 भागों में बांटा। जो पहला हमारा था सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। एक सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकारों के विचार अगले चरण में लोगों को अन्य लोगों के अलग अलग मूल्यों, रायों और विश्वासों के रिश्ते में शुरू करने का कारण बनाते हैं। समाज को बनाए रखने के लिए कानून के नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज के सदस्यों को इन मानकों पर सहमत होना भी चाहिए। यानी कि जो भी हमारे रूल और नियम बनाए गए हैं, वो समाज द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन उनको फॉलो करने के लिए क्या एक व्यक्ति पूरी तरह से तैयार है? जो उसके नीड्स हैं, क्या उन फॉलो को पूरा कर उन नियमों को फॉलो करते हुए पूरा हो रहे हैं? यानी कि जो नॉर्म्स, जो मानक बने हैं, जो स्टैंडर्ड बने हैं, क्या वो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से बन रहे हैं? क्या उनकी किसी तरह की आवश्यकता की क्षति तो नहीं हो रही है? इन सब चीज़ों को वो सोचने समझने लगते हैं, उनके कुछ अपने इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, वो उस चीज़ को फॉलो करना करते हैं, मतलब हर चीज़ को आँख बंद करके जो विश्वास जो पहले एज में लेवल 2 में होता है, वो इस चीज़ों में ज़्यादा विकसित हो जाता है। वो हर चीज़ों पे अपनी एक थॉट्स देने लगते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं वो उस पे अपना देने लगते हैं, हर चीज़ों पे अंधविश्वास ना करते हुए उस चीज़ को फॉलो नहीं करते कि जो भी उन्होंने कह दिया, जो भी उनके मानदंड बनाए गए हैं, वह सही ही होंगे हमारे लिए, उससे हमारा हर तरीके से सही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो नियम बनाए गए हैं, वो सब पे एक समान लागू हो। हर किसी के लिए परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए कभी-कभी उन नियमों को व्यक्ति को तोड़ना भी पड़ता है। तो वो इन सब चीज़ों को किसके बेसिस पे देख करना चाहिए कि वो उसकी आवश्यकता को पूर्ति करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर उनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है, तो वो उन मानदंडों पर अपनी राय देना शुरू करते हैं। वो उन चीज़ों से थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा
उन चीज़ों को तोड़ना भी शुरू होता है, उनके अंदर जो अपने लॉजिक, अपने नियम होते हैं वो देना वो शुरू करते हैं। जैसे कि हेंज के स्टोरी में हम कह सकते हैं कि हेंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसके हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जो उसकी पत्नी को जीवन देने के लिए बहुत ज़रूरी था, उसकी पत्नी को जीने का पूरा अधिकार था, इसलिए उसे ये चुरा लेना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे उसने नियम को एक नियम तोड़ा कि चोरी करना गलत बात होती है, इससे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन किसी की जान बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस नियम को फॉलो करना। तो यहाँ से अगर किसी का हमें भला हो रहा है, किसी का उस चीज से ज्यादा अच्छा हो रहा है जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वहां पे इन चीजों पे वो अपने राइट्स, अपने थॉट्स, हर चीज देने लगता है, समझने लगता है, उसके अकॉर्डिंग ये चलने लगता है। ये जो लेवल होता है, ये सबसे हाई लेवल होता है। और यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं, यहाँ तक के विचार वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत इस विचार तक कम पहुंचते हैं। हर कोई के अंदर एक डर होता है कि अगर हम ये गलत कार्य करेंगे तो इसके बदले हमें पनिशमेंट मिलेगी ही। तो कभी कुछ चीजें जो इस चीज को पीछे छोड़ के अपने समाज के हित के लिए आगे चलता है, वो आगे ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेज की जो बात हम करते हैं वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यानी सार्वभौमिक चिंता। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क का जो अंतिम स्तर दिया वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और अमूर्त तर्क पर आधारित। यानी यहाँ पे जो बच्चा होता है वो एडोल्सन से एडल्टहुड की ओर चला जाता है, और जो उसकी थिंकिंग होती है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, वो जो रीजन देता है वो लॉजिकल होता है, उसके अपने हाइपोथेसिस होते हैं, वो इसके बेसिस पे किसी चीज को अच्छे से चिंतन विचार करके उस समस्या का समाधान करना चाहता है। वो उसके जो राइट्स होते हैं वो तो जानता है कि ये जो नियम कानून बने हैं ये हमारे लिए ही बने हैं और इसको हमें फॉलो भी करना चाहिए, और उसकी जो अपनी जो आंतरिक भावनाएं होती हैं, जो उस चीज को सोचने समझने के लिए कि नहीं अभी ये सही नहीं है, इन सब चीजों में अंतर्द्वंद भी होता है, कभी उन चीजों को फॉलो करता है, कभी नहीं भी करता। तो ये बहुत ज्यादा असमंजस वाली जो स्थिति होती है ये होती है, और इस लेवल को जो पार करके जाता है वो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग न्याय के आंतरिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, भले ही वे कानून और नियमों के साथ संघर्ष करते हैं। मतलब जो उनके इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स है, वो उनके साथ फाइट करते हैं, समाज के साथ फाइट करते हैं। जैसे कि हम ऐसे लोगों में बहुत कम लोगों कह सकते हैं जो अपना छोड़ के दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। इस लेवल को इस आधार पे हम देख सकते हैं। जैसे आज के समय में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो केवल अपने आज समय में हर कोई अपने बारे में, अपनी ही चीजों के बारे में पहले सोचता है कि क्या चीज करने से हमें फायदा है, हमें पहले अपना चीज देखना है, अपना एस्पेक्ट देखना है, उसके बाद हम किसी का देखेंगे कि इसके बाद इसका क्या बुरा होता है कि अच्छा होता है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो केवल अपना ना सोच के समाज के बारे में, दूसरों के प्रति समर्पित होते हैं, दूसरे के लोगों के बारे में सोचते हैं कि हम ऐसा करें तो ये क्या होगा कि इनका कुछ अच्छा हो सकेगा। ऐसे लोगों में हम एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने देश के हित के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, बहुत सारे नियम भी तोड़े, हर चीजों को वो किया। क्यों? क्या कि इससे हमारे पूरे जो राष्ट्र का है उसका विकास हो सके, उसका समाज का जो है हम स्वतंत्रता से जी सके। उन्होंने अपनी जान तक की बाजी लगा दी बिना अपने बारे में सोचे हुए। ऐसे लोग में गांधी जी हुए। ये लोग क्या थे कि ये लोग कभी अपने बारे में ना सोच के हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, और उसके ऊपर अपना एक चिंतन और एक रीजन जो दिया वो दिया। तो इसलिए जो ये होते हैं, ये वाला जो स्टेज होता है, इसमें जो बच्चे पहुंचते हैं वो बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो अपना छोड़ के दूसरों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, या दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो कोहलबर्ग जी ने इस थ्योरी को कैटेगराइज किया, 3 लेवल में किया और 6 स्टेजेस में किया, कि अलग-अलग स्टेजेस में बच्चों की मॉरलिटी कैसे बढ़ती है। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी परिपक्वता बढ़ती जाती है, उसके समाज के प्रति रुचि, उसका रुझान, इंटरेक्शन सब कुछ बढ़ता है, तो वो अपने समाज से, अपने लोगों से सीखता है कि उसे अपने अंदर क्या चीज फॉलो करना है और क्या चीज उसको अपने अंदर दबाना है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। उसके बेसिस पे वो अपने आप को दिखाने की, अपने निर्णय की, हर चीजों की स्थिति लेता है।
उन्होंने दुविधा और तर्कड़ा जो 2 चीज़ों का रियलाइज़ किया था, वो इसी चीज़ पे किया था कि जो हेंज है, वो दुविधा में इसलिए पड़ा था कि क्योंकि उसको अपनी बीवी की जान भी बचानी थी, दूसरा कि वो चोरी भी करना ज़रूरी था कि अगर वो चोरी ना करता तो उसकी बीवी की जान कैसे बचती। तो ये यहाँ पे क्या था, उसने दुविधा में था कि वो क्या करे और क्या ना करे। जब 2 ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसमें से डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है कि हमें दोनों में से कौन-सा चीज़ करना चाहिए जो हमें आगे चल के उस चीज़ को अच्छे से समझने करने की कोशिश करें। और जब इस चीज़ की दुविधा से वो जब अपने लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, जो कुछ सोचने लगता है कि अब हमें इस स्टेज में क्या करना चाहिए, तो हेन्ज ने क्या किया कि उसने अपनी बीवी की जान को बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। उसने जो तर्क किया, जो चिंतन किया कि नहीं इसकी जान पहले मैं बचा लेता हूँ, उसके लिए उसने चोरी कर ली और वो जेल चला गया। तो यहाँ पे उसने पहले क्या किया, वो एक दुविधा में फँसा, दूसरे में उसने अपने दिमाग पे जोर डाला, जो भी उसको सही लगा उसने उस पे तर्कड़ा की, उसके बाद उसने वो काम कर दिया। उसके बेसिस पे इन्होंने बच्चों से जो क्वेश्चन प्रश्न पूछे उसके आधार पे कैटेगराइज किया कि बच्चे किस चीज को कैसे जवाब देते हैं और उन्होंने क्या रीजन दिया हर चीज के पीछे कि क्या क्या जो मॉरल डेवलपमेंट है उसमें उनकी नैतिकता का जो झलक है वो दिखता है कि हर स्टेज में बच्चे कैसे कैसे सोचते हैं। इनके सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया गया, वो इस बेसिस पे किया गया कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत किया था केवल मेल बॉयज पे ही किया था, लड़कियों पे नहीं किया था। लड़कियों पे हो सकता है जेंडर इफेक्ट पड़ता। दूसरा कि इन्होंने जो अपने एज में बच्चों को, जिन बच्चों को लिया था उसमें, वो क्या था, डिफरेंट डिफरेंट एज के बच्चे थे, सभी सेम एज के बच्चे नहीं थे। और इनको जो भी इनकी थ्योरी इन्होंने अपने बेसिस पे तैयार किया, इन सब चीजों को लेके इन्हें क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, एक बात इन्होंने अपनी थ्योरी में और बताई थी, वो यह बताई थी कि जो नैतिक विकास जो इनके में होता है बच्चों का, कोहलबर्ग में, वो कुछ 3 बातों पर डिपेंड किया था। पहला था इनका स्व-केंद्रित अवस्था। इसमें जो बच्चा जब 3 साल का होता है, 3 से 6 साल में जो होता है, वो जो क्रियाएँ करता है, वो दूसरों को देख के ही सीखता समझता है। ठीक है, जो व्यक्ति की आवश्यकताएँ, इच्छा पूर्ति होती हैं, वो केवल अपने ऊपर सेंटर्ड होती हैं। जो वो करता है बालक के लिए नैतिक होता है, वो स्व तथा आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। वो अपने खुद के चीज़ों पे ज़्यादा इन फ़ोकस होता है, उसके लिए जो अच्छा होता है, वो उन चीज़ों को ज़्यादा करना कोशिश करता है। इसीलिए इसे स्व केंद्रित अवस्था कहा गया है। सेकंड जो बात की उन्होंने, परंपराओं को धारण करने की वाली अवस्था। ये 7 वर्ष की प्रारंभिक काल होती है। इस अवस्था में बालक जो होता है सामाजिक गुणों को धारण करता है तथा उस समाज के जो भी नियम होते हैं, जो उसमें थ्योरी में होता है, इसके पे जब बच्चा 7 साल की उम्र में जाता है तो वो क्या करता है, वो समझता है कि जो हमारे रूल नॉर्म्स जो बनाए गए हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं, वो उनको फॉलो करने के लिए पूरी कोशिश करता है, उसके अकॉर्डिंग वो चलने की कोशिश करता है। इस एज में बच्चा जान जाता है कि क्या चीज उसके लिए अच्छा है और क्या चीज बुरा है। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी होती है और इसके बारे में जो उन्होंने बताया था वो ये था कि जो इस अवस्था में बालक का जो सामाजिक शारीरिक विकास होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है। वो जो चीजें सोचता है वो खुद के लॉजिक, नियम, कानून जो भी होते हैं वो उसको देने लगता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया आधार युक्त आत्मचेतना। इसके आधार पे जो उन्होंने बताया था वो क्या था कि नैतिक व चारित्रिक विकास ये चरम अवस्था होती है। इस अवस्था पे क्या होता है, व्यक्ति परिपक्वता को ग्रहण कर चुका होता है, पूरी तरह से वो मैच्योर हो चुका रहता है और जो उसका चारित्रिक मूल्य विशेषताएं होती हैं वो किसी की भावनाओं से, किसी से प्रेरित नहीं होती है, जो उसकी इंटरनल होती हैं, जो उसकी खुद की भावना डेवलप होती है वो उससे होती है। इसमें मानसिक शक्तियां जो होती हैं उनका वो उचित प्रयोग करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, उसको वो सोचने समझने लगता है। अच्छी तरह से सोच समझ के वो उचित व्यवहार का, आचरण का, अपने गुणों को धारण कर पाते हुए वो उस तरह का बिहेवियर करने लगता है। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था इसको कितने स्तरों में बांटा था, तो इसका जवाब होता है कि वो 3 स्तरों में बांटा गया था। कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत में नैतिक तथा चारित्रिक विकास चरम सीमा कौन सी होती है, तो वो होती है आधार युक्त आत्मचेतना, यानी जो 6th स्टेज होती है बच्चों की वो सबसे हाई लेवल की होती है।
कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्थिरता का काल कौन सा है? तो वो 10 से 13 वर्ष की होती है। बच्चों में आधारहीन आत्म-चेतना का संबंध उसके किस विकास की और किस अवस्था से होती है? तो वो होती है किशोरावस्था से। क्वेश्चन का जो इन्होंने बाद में जो संज्ञानात्मक विकास का दिया था, वो इन जो आधारहीन आत्म-चेतना और आत्म-केंद्रित चेतना और परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था और आधारहीन आत्म-चेतना और आधार युक्त आत्म-चेतना, ये 3 चीज़ों को इसमें इन्होंने दिया था। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? आज जो मैंने पूरे टॉपिक को डिस्कस किया, इस टॉपिक पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जो मैंने आपको लास्ट में प्रश्न भी बताया कि ये प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो इसके अगर आप सिद्धांत को समझ गए पूरी तरह से, तो हर चीज़ों को कैटेगरीज़ और जो उसके ईयर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसके बाद से जब ये क्लास देखने के बाद जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करना कोशिश करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। कि प्रश्न कैसे आते हैं, इसमें प्रश्न कैसे पूछते हैं। सीटेट में तो जो ये प्रश्न होते हैं, ये बहुत आते हैं जीन पियाजे जी से, कोहलबर्ग जी से, इन लोगों से बहुत सारे प्रश्न 1-2 तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो वो पहले क्लियर होना चाहिए कि हम जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो क्या है और इन्होंने क्या बातों को कहा। किसी चीज़ को रट लें, कुछ भी याद कर लें, वो तो कुछ समय तक हमारे दिमाग में रहेगा, लेकिन अगर किसी चीज़ को समझ के पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत दिन तक क्लियर हो जाती है और फिर इससे कोई भी प्रश्न आपको बनेगा तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है? अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ बताना, कॉन्टेक्ट करना, कमेंट में बताना कि नहीं तो मैं आपको फिर से इस बात को क्लियर कर दूँगी अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको आ रही है तो। तो आई होप आप लोग को कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इसके तीनों लेवल्स और 6 स्टेजेस की जो बातें इन्होंने बताई और जिसके आधार पे जिस कहानी के थ्रू इन्होंने अध्ययन किया वो स्टोरी भी मैंने बताई, उसके आधार पे इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, फिर आते हैं हम जो हमारा नोट्स है, आपको जो भी क्वेरी है आप इस नंबर पे जाके पता कर सकते हैं, फिल द फॉर्म को ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आपको जो भी क्वेरी है, नोट्स वगैरह की जो भी जानकारी चाहिए वो सब आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पीजीटी टीजीटी की कोर्सेज हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये क्लासेस आपको डेली दी जा रही हैं, मंडे टू सैटरडे क्लासेस चल रही हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये जानकारी है कि आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारी सीटेट की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने इस टाइमिंग को जो टाइमिंग दी गई है उस पे क्लासेस ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये 15 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ये आपको फुल आपके जो एग्जाम टीजीटी पीजीटी के हो रहे हैं, एनवीएस केवीएस सीटेट रीट सबकी तैयारी के लिए यहाँ पे क्लासेस आपकी चल रही हैं। सारी क्लासेस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं, तो क्लासेस को अटेंड करिए, क्लासेस को लीजिए और अपने जो भी डाउट्स हो उनको क्लियर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना फीडबैक देने से क्या होगा कि पता चलेगा कि हम सही में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बातें अगर समझ में आ रही हों, तो भी बताइए, नहीं समझ में आ रही हैं, तो भी बताइए। आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है? आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को लाइक करिएगा, शेयर भी करते रहिए ताकि इसका और लोग भी फ़ायदा ले सकें। ठीक है? तो अपना फीडबैक बिल्कुल ना देना पड़िएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।